तो एक क्वेश्चन है, हम शुरू करते हैं। आप लोग थोड़ा इसमें मतलब बताने की कोशिश करोगे क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, आप सबको पता है कि 50 to 60% के सिलेक्शन होता है। अभी सिलेक्शन का थोड़ा सा बढ़ गया है, 60% चला गया। पहले 50 पे होता था, 55 पे होता था। अभी पहले का मतलब अभी 2 साल पहले, अभी थोड़ा सा हाई चला गया है रैंक। तो आप ये समझिए, आपको गैप भी तो मिल रहा है 40%। तो एक स्ट्रेटजी हमेशा मैं बोलता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग होना, ताकि उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है 20 क्वेश्चन, जिसमें आपका 19 का 19 सही हो, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ पता चले कि ये मैं सही कर रही हूँ। तो उसमें क्या है कि बहुत बेहतरीन तो उसमें हम खास तौर से बेसिक कॉन्सेप्ट और सोशल थॉट पे, एक तो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट, क्लासिकल थॉट, इंडियन सोशल थॉट, 3 है थॉट में। थॉट को एकदम बेहतरीन कर लो तो आपको 30 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे और 15 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। 45 से 50 क्वेश्चन आपका मतलब इक्विवेलेंट टू नेट क्वालिफाई, उतना तुम अचीव कर लोगे। अगर 2-2 एक-एक क्वेश्चन कम भी कर पाओगे तो नेक्स्ट जो और भी चैप्टर है, तो इस तरह का स्ट्रेटजी हमारे पास होना चाहिए। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इंटरेक्शन करो, डिस्कशन करो, कंफ्यूजन क्लियर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो किताब में नहीं है, डिफरेंट आ जाता है क्वेश्चन का पैटर्न, ऐसा नहीं कि एकदम किताब से ही ला के देता है। तो थोड़ा मेरा विजन क्लियर होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्राचीन सामाजिक चिंतन की नहीं है? प्राचीन की नहीं है। ए है चिंतन पर दर्शन का प्रभाव, और बी है चिंतन पर धर्म का प्रभाव, और सी है विशेषीकृत चिंतन, और डी है उच्च स्तरीय चिंतन। अब देखो, एक तो ये कि छटनी के सिद्धांत से भी क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, आंसर दो। दो तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब गलत चुनना है। चिंतन पर दर्शन का प्रभाव तो बिल्कुल सही है, और चिंतन पर धर्म का प्रभाव, शुरुआत में धर्म और दर्शन से ही लॉजिक निकला है, ठीक है। अब रही विशेषीकृत चिंतन, उच्च स्तरीय चिंतन, प्राचीन काल में इनमें से कौन नहीं थी? तो इनमें से कौन नहीं थी? विशेषीकृत जो है, स्पेशलाइज, जो हर चीज में स्पेशलाइजेशन, ये मॉडर्न थॉट का मतलब कंटेंट है। इसका आंसर होगा समझ में आएगा। ये पॉइंट आपको फोकस करना है कि पुराने जमाने में हाई स्टैंडर्ड थे लेकिन स्पेशलाइज नहीं थे। हर व्यक्ति डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी था, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर ये सब बाद में आए हैं, उनके लिए अलग से कॉलेज खोला गया है बाद में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इसमें, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बेहतरीन सवाल है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका ऑप्शन है, क्वेश्चन आता है रूसो, प्लेटो, अरस्तु, सोक्रात। आइडिया से बताइए। प्लेटो बिल्कुल सही जवाब। प्लेटो इज द ऑथर ऑफ रिपब्लिक, दी रिपब्लिक। इसी में आप हमें ये बताइए कि अगस्त कॉम्ट की एक किताब का नाम आप बताइए, जो नहीं, एक किताब का नाम बताइए जो 1857 में पब्लिश हुई है। पॉलिटिक फिलॉसफी, सॉरी, एमाइल डर्कहाइम का, जो 1897 में पब्लिश हुई है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से घुमा घुमा के आएगा। एमाइल डर्कहाइम में तो 58 के बाद हुए ना जरा। हाँ, तो फिर 57 में कहाँ से आया? 57 नहीं, 1897, 1897। कौन सी किताब है एमाइल डर्कहाइम की? पहली किताब कौन है उनकी? ये भी आता है। पहली किताब कौन है? ये भी आता है। और ये डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। कब छपी है? 1893। कल ही बता रहे। तो अब ये है कि इसको जब याद नहीं, अच्छा घर में होमवर्क नहीं कर रहे हो क्या? आपको 1 घंटा याद करना है। अब बहुत आसान है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। 93, 95, 97, ठीक है। तो बहुत आसान था। तो और अगस्त कौन सी किताब है?
Positive quality, positive philosophy. पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव क्वालिटी एक और किताब है, ठीक है। जो एक किताब उनकी मतलब 1830 से 42 के बीच में लिखी गई थी, पॉजिटिव फिलॉसफी, और दूसरी किताब 1854 और एक किताब 1857, ठीक है। उनकी मृत्यु भी 56-57 में, किताब भी छपी थी 56 में, 57 में मृत्यु हुई थी। तो ये मैं आपको क्रोनोलॉजी, क्योंकि महान राइटर है तो इसको जानना है। ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज किनकी किताब है? Herbert Spencer, Sorkin, Robson, डार्विन। Oh हाँ, Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन पे तो अभी कितना हंगामा हो रहा है। डार्विन की सारी थ्योरी को अपने यहाँ मतलब किताबों के एनसीईआरटी के हटाया जा रहा है, इस पे बहुत चल रही है बात। चलिए, एक क्वेश्चन है, वैदिक कालीन सामाजिक विचार किससे संबंधित थे? इसमें ऑप्शन है ए नैतिकता से, बी ऋण से, और सी पुरुषार्थ से, डी उपर्युक्त सभी। बिल्कुल, मॉरलिटी भी थी, ऋण भी था, मतलब 4 तरह के ऋण हैं। कौन कौन? पितृ ऋण, और एक तो गुरु ऋण, और बैरल पुरुषार्थ, ये चारों से मतलब इन सब से संबंधित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट फंसते हैं। अब बताइए, प्लेटो ने दार्शनिक चिंतन की प्रेरणा किससे ली? प्लेटो ने दार्शनिक चिंतन की प्रेरणा किससे ली? सुकरात से, अरस्तु से, मैक्सिमुलर से, ईसा मसीह से? ऑप्शंस। प्लेटो ने दार्शनिक चिंतन की प्रेरणा किससे ली? तो सही उत्तर है इसका सुकरात, ठीक है। सुकरात गुरु थे अरिस्टोटल के भी। और प्लेटो का सर्वाधिक प्रिय शिष्य कौन था? प्लेटो का सर्वाधिक प्रिय शिष्य कौन था? सुकरात, कन्फ्यूशियस, अरस्तु, कोई नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या बोला आपने? कन्फ्यूशियस। सही उत्तर है अरस्तु, ठीक है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। प्लेटो का चेला अरस्तु, अरिस्टोटल। भारत में दार्शनिक विचारों का सूत्रपात कहाँ से हुआ? बहुत बेहतरीन, मतलब सोर्सेस ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया। क्वेश्चन का आंसर है ऋग्वेद से, पुराण से, गीता से, रामायण से। बहुत आसान है, ऋग्वेद से। सारी फिलोसफी का जितने भी जो जन्मी है और सबसे सुपर जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, जो सबसे स्टैंडर्ड है भारत में मानी जाती है, वेद को मानी जाती है, ठीक है। तो वेद से ही सबका जन्म है। एक है आपको दी सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक में किस विचारक के विचार संकलित हैं? सिटी ऑफ गॉड। एक हम बुक एंड ऑथर, कॉन्सेप्ट एंड ऑथर, और क्या कहते हैं केस स्टडी एंड ऑथर, उसके हम एक वीडियो बना देंगे, वो बहुत आता है सवाल। बुक एंड ऑथर, कॉन्सेप्ट एंड ऑथर, एंड केस स्टडी एंड ऑथर, समझ रहे तीनों चीज? उसका उस तीनों को आपको रखना है, वो हर जगह क्वेश्चन आता है। तो सिटी ऑफ गॉड पुस्तक में किसके विचार संकलित हैं? प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन, एक्विनस। सही उत्तर है ऑगस्टाइन, ऑगस्ट। और एक बेहतरीन सवाल है, सिटी ऑफ गॉड में क्या मेंशन है? अगर सिटी ऑफ गॉड में सोसाइटी के बारे में ही होगा। एक्चुअली पढ़ा तो है नहीं, हम लोग के कोर्स में नहीं, लेकिन सब कुछ तो ऐसे ही है ना ये। तो हाँ, सोसाइटी सारी किताबें, जैसे मान लो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य, तो इट इज नॉट अबाउट द इकोनॉमी, इट इज अबाउट द सोसाइटी। इवन अर्थशास्त्र में 7 तरह के वर्ग की बात की है, सोसाइटी के 7 वर्ग है, 7 क्लास में डिवाइड किया गया है लोगों को अर्थशास्त्र में, कौटिल्य में। तो नाम ज्यादातर जो किताबों के नाम हैं उसके टाइटल पे आप मत जाइएगा, जैसे आइडियल टाइप, जैसे पॉजिटिव
पॉजिटिविज्म का मतलब पॉजिटिव नहीं, साइंटिफिक अप्रोच। आइडियल टाइप का मतलब आइडियल नहीं, कंपैरेटिव और साइंटिफिक स्टडी भी उसको कह सकते हैं। ठीक है। सामाजिक विचारधारा की प्रथम व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक नींव किसने डाली? अब देखिए क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। सामाजिक विचारधारा की प्रथम व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक नींव किसने डाली? ए दुर्खिम ने, बी अरस्तु ने, सी अगस्त कॉम्ट ने, डी सुकरात ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि आप जो है समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फिर से आप क्वेश्चन देखिए। सामाजिक विचारधारा की प्रथम व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक, बात समझ रहे हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? यहीं पे फंसते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे कितना आसान है, पर यहाँ आप फंस गए सुकरात में, प्लेटो में, क्योंकि अगस्ट कॉम्ट इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी फॉर द रीजन ऑफ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी का स्टडी अगस्त कॉम्ट से हो रहा है, बट सिर्फ फर्क ये है कि दे जस्ट स्टडी, कौटिल्य ने भी स्टडी किया, बट नाउ द अगस्त कॉम्ट हैज बीन स्टडीड साइंटिफिकली। दीज आर द डिफरेंसेस। तो इसको समझना है, बहुत बारीक है विश्लेषण। सीधे कोई भी इसमें सुकरात भी मार सकता है, अरस्तु भी मार सकता है, ठीक है, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? तो बाकी जितने भी विचारक पूर्व के हैं वो प्रथम वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित विश्लेषण नहीं करते। तो इस तरह के प्रश्न में जनरली, और आप ध्यान में, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन क्वेश्चन जब छूटता है तो बड़ा मतलब दुख होता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सामाजिक विचारधारा का संबंध अन्य व्यक्तियों से संबंधित मनुष्यों से होता है। अन्य व्यक्तियों से संबंधित मनुष्यों से होता है। ये एक किसी साइंटिस्ट का एक कथन है, थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। दुर्खिम का, बोगार्डस का, रॉलिन चैम्बलिस का, मैकाइवर का। ये बोगार्डस का कथन है। हाँ, बोगार्डस ने ऐसा कहा। जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर थोड़ा फोकस करता हूँ, क्योंकि कथन तो आप याद कीजिएगा तो हजारों हैं, थोड़ा सा बहुत साइंटिफिक और बेहतरीन कथन को याद करना है। कथन तो एक दो आएंगे, ठीक है, तो आप जो हो सकता है वो कर ले। ऐसे में आप क्या करेंगे? अब ऐसा तो नहीं कि हजारों कथन आप याद करें, जो इम्पोर्टेंट है उसको आप याद रखें। भारतीय सामाजिक विचारधारा का अध्ययन किसकी सहायता से किया जाता है? भारतीय सामाजिक विचारधारा का अध्ययन किसकी सहायता से किया जाता है? अब देखिए इसमें ये भी पूछने वाला सवाल। भारतीय सामाजिक विचारधारा का अध्ययन किसकी सहायता से किया जाता है? ए वैदिक साहित्य, बी उपनिषद, सी पुराण, डी उपर्युक्त सभी। इसमें जनरली स्टूडेंट फंसेगा वैदिक साहित्य। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। भारतीय सामाजिक विचारधारा का प्राचीन अध्ययन किससे किया जाता है? तब आएगा ऋग्वेद। देखो क्वेश्चन के नेचर को समझो, प्राचीन का आएगा ऋग्वेद, लेकिन जब बात आएगी क्या करें कि विचारधारा का, सामाजिक विचारधारा का अध्ययन सभी से किया जाता है। ऋग्वेद, वैदिक साहित्य, उपनिषद, पुराण और सभी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण से जाति प्रथा परिवर्तित हो गई है। पश्चिमीकरण से एक क्वेश्चन है कि पहला है परिवर्तित हो गई है जाति, किसमें परिवर्तित हो गई है? ठीक है, मतलब स्टेटमेंट है पश्चिमीकरण से जाति परिवर्तित हो गई है डैश डैश डैश। अब आप देखिए, वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, रंग भेद व्यवस्था, प्रयुक्त में से कोई नहीं। जाति किसमें परिवर्तित हो रही है? बिल्कुल, जाति किसमें परिवर्तित हो रही है? क्लास, वर्ग में। अब यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट चीज है, आखिर जानना है वर्ग क्या है और जाति क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप हमें ये बताइए जाति क्या है, कैसे जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है? बहुत एक क्वेश्चन आता है सर, जो कॉन्सेप्ट है, जाति है वो क्लोज ग्रुप है और क्लास है वो ओपन ग्रुप है। ठीक है, लेकिन ये बात सही है, जाति को और डिफाइन आप कर सकते हैं
कॉल मार्क्स लिखा है जाति के बारे में, सॉरी वर्क के बारे में, वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। जाति का तो समझ में आ रहा है कि एंडोगेमी है, वो उनका अपना मतलब वो क्लोज है। और क्लास ओपन है तो क्या मतलब है? ओपन का मतलब सारे लोग एक क्लास के थोड़ी हैं, फिर क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्लास की भी तो कोई लिमिट है। तो ये चीज है। लेकिन जो क्वेश्चन है कि जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है, वो कैसे? यहाँ पे ये समझाना है आपको। अगर ये बात आपको समझ रही है तब तो आप ये क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। जाति वर्ग में परिवर्तन कैसे होगा, इस नेचर को आपको समझना है। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग कहते हैं जो लोग कॉल मार्क्स के अनुसार, अब ये भी क्वेश्चन आता है कॉल मार्क्स के अनुसार वर्ग क्या है और मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग क्या है, ये क्वेश्चन खूब आता है नेट में। तो वर्ग का दो डिफिनेशन सबसे मशहूर है, कौन कौन? कॉल मार्क्स का, क्योंकि वर्ग की बात कॉल मार्क्स और मैक्स वेबर करते हैं, ठीक है। तो कॉल मार्क्स के अनुसार वर्ग वो है जो एक जैसा काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं। अब इसका कोई उदाहरण तुम बताओ, एक जैसा काम कौन कर रहे हैं? कौन लोग एक जैसा काम कर रहे हैं? एमए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट एक जैसा काम कर रहे हैं, तो एक क्लास हो गया। आप और हम एक जैसा काम तो नहीं कर रहे ना, हम जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं और आप पढ़ने का काम कर रहे हैं। आपका हमारा क्लास अलग है, ठीक है, एक जैसा काम। अब पढ़ाने वाले सारे एक जैसा काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो एक जैसा काम कर रहे हैं वो काम करने के अंदाज को, मोड ऑफ प्रोडक्शन में, उत्पादन की प्रणाली में, वो उत्पादन की प्रणाली से समझाते हैं। ये एक काफी आपको कॉल मार्क्स में हमने पिछली बार समझाया था। हर चीज को जैसे एक मोड ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर देखते हैं कि जैसे मोड ऑफ, ये एक सिस्टम, उस सिस्टम में हर एक सिस्टम को एक प्रोडक्शन के रूप में, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है? एजुकेशन। इस प्रोडक्शन में आप कहाँ पे हैं, किस क्लास में? तो मैं किस क्लास में हूँ? मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो पढ़ाते हैं, तो वो एक क्लास हो गई। अब पढ़ने वाले का एक क्लास हो गया, फिर उनमें अभी अलग अलग क्लास है। सोशियोलॉजी पढ़ाने वाले का क्लास है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और उसके बाद स्टूडेंट का भी सोशियोलॉजी पढ़ने वाले का हिस्ट्री, ये कॉल मार्क्स के अनुसार। मैक्स वेबर के अनुसार क्लास क्या है? बहुत बारीक डिफिनेशन है। मैक्स वेबर कहते हैं कि लाइफ चांसेस, लाइफ स्टाइल जिनका एक जैसा है, वो एक जैसा काम करने वाले को नहीं कहते, एक जैसी जीवन शैली वाले को एक क्लास में रखते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको समझिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति, हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि एक प्राइमरी टीचर है और उसकी तनख्वाह 40 से 50 हज़ार है, और एक हाई स्कूल की टीचर है, उसकी तनख्वाह 70,000 है, और एक प्रोफेसर है, मान लो उसकी तनख्वाह 1 लाख है, और एक और मान लो एक की तनख्वाह 1.5 लाख है। यहाँ पे मैक्स वेबर कहते हैं कि इस बात से मतलब नहीं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है। अगर वो चारों एक जैसी जीन्स पहन रहे हैं, एक जैसी गाड़ी में चल रहे हैं, एक जैसे चम्मच से खा रहे हैं, एक जैसे होटल में खाते हैं, एक जैसा स्टाइल है, एक ही जैसा घर है, तो सब एक क्लास में चाहे। इसीलिए यहाँ पे मैक्स वेबर की थ्योरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। कई बार क्या है कि एक व्यक्ति चाहे कितना बड़ा अरबपति क्यों न हो, लेकिन उसकी जीवन शैली अगर गरीब वाली है, मतलब उसकी जीवन शैली एक प्राइमरी टीचर की है, सपोज, तो प्राइमरी टीचर के क्लास में आएगा, वो उस क्लास में, क्योंकि जो वो कंज्यूमरिज्म पे फोकस करते हैं, कितना आप खर्च करते हो क्लास आपका उससे डिसाइड होता है। ये कौन बोलता है? मैक्स वेबर। आपका मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट में कंज्यूमरिज्म, उपभोक्ता आप कितने हो, ठीक है, कमाने से आपका। इसलिए देखना, जितने भी अभी जो नई बात आ रही है, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर इस बात पे जोर देते हैं, कमाने से कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये हवाएं हैं, पानी, और पानी हवा फ्री में है, तो आप कलेक्ट करने में लग जाओ और पानी को कलेक्ट करो रात दिन, मतलब अरबों क्विंटल आपने कलेक्ट कर दिया, वो आपके किस काम के? आपने अरबों खरबों रुपया कलेक्ट कर लिया, लेकिन खर्चा कुछ नहीं कर रहे। ये खर्च पे फोकस करते हैं, ना कि आपके
इकोनॉमिक क्लास के बात करते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो ये था उनका मतलब कॉन्सेप्ट। और एक है लौकिकीकरण से अभिप्राय विभेदीकरण की प्रक्रिया से। एक ये एक परिभाषा है जो किसमें भी है, ये क्वेश्चन आता है नेट में। सेक्युलराइजेशन इज ए फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, who told, yeah, who has given this definition, ठीक है। सेक्युलराइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, किसने कहा? तो डायरेक्ट हम उत्तर पे आते हैं, ये MN श्रीनिवास ने कहा है ऐसा, ठीक है। और एक है लौकिकरण की विशेषता है, लौकिकीकरण की विशेषता। सेक्युलराइजेशन जो ये हमारे प्रस्ताव में सेक्युलर शब्द है, इसकी क्या क्या विशेषता है? पहला है परिवर्तन की प्रक्रिया, दूसरा है धार्मिकता का ह्रास, ठीक है, लैक ऑफ कमी, लैक ऑफ रिलीजियसिटी, और तीसरा है बुद्धिवाद, इंटेलेक्चुअलिज्म, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सेक्युलराइजेशन में क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस? एटीट्यूड आपका चेंज होता है, हमेशा लॉजिकल की मतलब अनलिमिटेड साइज है, मोर एंड मोर लॉजिकल आप होते चले जाते हो। और लैक ऑफ रिलीजियसिटी होती है आपकी, क्योंकि आप किसी भी चीज को लॉजिक बेस पे आप देखते हो, और इंटेलेक्चुअलिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो ये था, इतना ही रहने देते हैं क्योंकि सर लोग आ गए हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट।